नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम इस वीडियो में राजन सीरीज के डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हिंदी विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 52 मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अयोगवा है, अयोगवा विसर्ग है। रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का द्योतक है? तो ये अल्प विराम चिन्ह का द्योतक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि द्योतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है? तो विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का चिन्ह मालूम है, यह होगा आपको। ये होता है विस्मयादि बोधक। जैसे कि मान ली उदाहरण के तौर पर कि आह दुख है, उसके बाद ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है किस चीज का? लाघव चिन्ह का। अगला क्वेश्चन है, शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है कोष्ठक चिन्ह। अगला प्रश्न है, प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है, तो प्रश्न सूचक ये चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है? तो अंतःस्थ ध्वनि ब नहीं है। ल व र ये सब अंतःस्थ में आता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दिया है, पाठ्यवस्तु विश्लेषण होता है एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। पाठ्यवस्तु विश्लेषण एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। अगला क्वेश्चन है, आनंद का विलोम है, आनंद आनंद का विलोम विषाद होगा। अगला क्वेश्चन है, विरोध शब्द का विलोम है, विरोध का हो जाएगा विलोम समर्थन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में दिया है, श, स, स, ह व्यंजन कहलाते हैं, तो ये सब उष्म व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, अहि शब्द का अर्थ है, अहि शब्द सर्प, अहि का मतलब होता है सर्प। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 14, अस्थावर का विलोम है, अस्थावर का विलोम जंगम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो चारों को देखिए, ये है कुमुदनी, 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 कुमुदिनी, तो इसमें सबसे शुद्ध है कुमुदनी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में दिया है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, चारों शब्दों को देखिए, श्रृंगार, 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 तो ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये है श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सुमित्रानंदन पंत जी का। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, तो आइए सभी ऑप्शन को देखते हैं। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, यह देवनागरी लिपि की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, सही है, ये भी देवनागरी लिपि की विशेषता है। अगला है, सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए किया जाता है, ये गलत है। तो इस ऑप्शन के अनुसार यही सही है, ठीक, क्योंकि यहाँ पूछा है देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, तो जो संबंधित नहीं है उसको बताना है। अगला है ऑप्शन, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, तो ये भी सही है देवनागरी लिपि के बारे में, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। अगला क्वेश्चन, अनुग्रह शब्द का विलोम है विग्रह। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है, अब्ज शब्द का अर्थ है, तो अब्ज शब्द का अर्थ है, अब्ज का मतलब शंख होता है, कमल भी होता है, कपूर भी होता है, तो इसलिए अब्ज शब्द का अर्थ है उपयुक्त सभी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क से म तक व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो समुद्र का पर्यायवाची जलधि है, पयोधि है, उदधि है, तो समुद्र का पर्यायवाची कौन नहीं है? उर्वशी नहीं है, ठीक।
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। तो हिमालय का पर्यायवाची गिरिजेश नहीं है। हिमालय का पर्यायवाची गिरिराज है, हिमाद्री है, नागराज नगराज है। ठीक, तो गिरिजेश हिमालय के पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती के पर्यायवाची है महाश्वेता, भारती, वीणा पाड़ी। तो सरस्वती का पर्यायवाची पद्मा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची दिनेश है, प्रभाकर है, दिनकर है। सूर्य का पर्यायवाची निशाकर नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। तो सुंदर का पर्यायवाची है ललाम है, चारू है, मंजुल है। तो सुंदर का पर्यायवाची जो नहीं है वह है मंजूषा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कर रहा है कि उज्जवल का समानार्थी है। उज्जवल का समानार्थी धवल है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का समानार्थी है। ऊर्जा का समानार्थी ओज है। अगला क्वेश्चन है गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं। तो ऑप्शन है अवबोध की दृष्टि से, सही है। दूसरा ऑप्शन है ज्ञान की दृष्टि से, दोनों सही है। मतलब इसका ऑप्शन स हो जाएगा, अ व ब दोनों। अगला क्वेश्चन है वाचन शिक्षण की विधि है। ऑप्शन वाचन शिक्षण की विधि है। ऑप्शन है संप्रेषण विधि, सही है। अनुकरण विधि, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन स, अ ब दोनों। अगला क्वेश्चन है मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है मनन शक्ति का विकास, सही है। तार्किक योग्यता का विकास, ये भी सही है। मतलब उत्तर हो जाएगा आपका स, अ व ब दोनों। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 33। कह रहा है कि लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है। तो लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि लिखने की कौशल है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। वाचन शिक्षण का उद्देश्य देखते हैं ऑप्शन बोलने की कौशल, सही बात है। पढ़ने का कौशल, ये भी सही है। मतलब इसका ऑप्शन स से हो जाएगा, अ व ब दोनों। अगला क्वेश्चन य र ल व व्यंजन कहलाते हैं। तो य र ल व व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है द्विज शब्द का अर्थ है। तो द्विज इनमें से कोई नहीं है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी द्विज का अर्थ नहीं होता है, दांत भी द्विज का अर्थ नहीं होता है, पक्षी भी द्विज का अर्थ नहीं होता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार द्विज शब्द का अर्थ इनमें से कोई नहीं है। सारे दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा क्वेश्चन के दूसरे अर्थों में ले लिए हैं। अगर यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसे आइए थोड़ा बैक हम देखते हैं। ये कह रहा है कि द्विज शब्द का अर्थ है। तो द्विज शब्द का अर्थ होता है कि द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्म लेने वाला। तो अगर यह शब्द कई चीजों के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि ब्राह्मण के लिए हो जाता है, दांत के लिए हो जाता है, पंक्षी के लिए हो जाता है, और चंद्रमा के लिए भी ये शब्द प्रयोग होता है। ठीक, चंद्रमा के लिए भी प्रयोग होता है। मतलब द्विज का मतलब दो बार जन्म लेने वाला। है इस प्रश्न के अनुसार द्विज शब्द का अर्थ है इनमें से सभी। मतलब तीनों सही हैं, तो इनमें से सभी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में बोल रहा है लिपि विकास का प्रथम सोपान है। तो लिपि विकास का प्रथम सोपान चित्रलिपि है। ठीक, अगला क्वेश्चन है जंगम का विलोम शब्द है स्थावर। अगला क्वेश्चन है दिन का विलोम शब्द है रात। अगला क्वेश्चन है आनंद का पर्यायवाची है आपका प्रमोद। कौन सा है? प्रमोद। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में करा है इंद्र का पर्यायवाची है पुरंदर। अगला क्वेश्चन तरंग का पर्यायवाची है उर्मी। अगला क्वेश्चन है दास का पर्यायवाची है सेवक। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 44 विभावरी का पर्यायवाची है छड़दा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची है पावक है, वैश्वानर है, कृषाणु है। अनिल अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, अनिल पानी का पर्यायवाची है। अगर अनल यहीं पर दिया रहता तो यह अग्नि का पर्यायवाची है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46। 46 नंबर प्रश्न बोल रहा है कतिपय का समानार्थी है। कतिपय का समानार्थी कुछ। ठीक, अगला प्रश्न है अर्धविराम होता है तो पूर्ण विराम से कम होता है अर्धविराम। अगला क्वेश्चन है विराम का शाब्दिक अर्थ होता है आराम। क्या होता है? आराम।
आराम कहिए, या फिर और प्रिसाइज वर्ड अगर इसका देंगे तो आराम के स्थान पर आप ठहराव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विराम शब्द है हिंदी ग्रामर के लिए कि अगर आप कोई वाक्य कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो विराम इसलिए दिया जाता है कि वहां पर आप थोड़ा रुके, थोड़ी देर के लिए सांस लें, उसके बाद आगे बढ़े। तो इसमें से अगर चारों ऑप्शन दिखाए तो विराम का शाब्दिक अर्थ होगा ठहराव। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, प्रश्न संख्या 49 की तरफ। पूर्ण विराम से अभिप्राय है, तो पूर्ण विराम से मतलब पूरी तरह रुकना। अगला क्वेश्चन है, लघु का विलोम है, लघु का विलोम गुरु है, पर्वत का समानार्थी है कूट, और निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो आकाश का पर्यायवाची पुष्कर है, दिव है, व्योम है, कौन नहीं है? तो श्रांति नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 है कि नूतन का विलोम शब्द है, नूतन का विलोम शब्द पुरातन। हालांकि यहाँ पर पुरातन का ही सब अर्थ है, पुराना है, प्राचीन है, नवीन तो नहीं है, नवीन तो नूतन का अर्थ है, पुराना प्राचीन। लेकिन इसमें जो परफेक्ट आपका उत्तर होगा वो नूतन का विलोम होगा पुरातन। अगला क्वेश्चन है, यह वर्ण है, मतलब यह कौन सा वर्ण है? तो यह है अंतःस्थ व्यंजन। कौन है? अंतःस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है? सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेखन। अगला क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ आधा जहाज और यों से बना है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 57 कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इन तीनों को देखने के बाद अत्युत्तम अशुद्ध दिख रहा है, जबकि अभ्युदय सही है, अत्याधिक सही है, अन्वय सही है। आइए प्रश्न संख्या 58 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 है, जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण है? तो जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण है अ। अगला क्वेश्चन है, कलम पकड़ने की सही विधि है? तो इसका पहली और दूसरी अंगुली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना। जैसे आप सभी लोग या हम सभी लोग कलम पकड़ते हैं, बस उसी को बयां कर देना शब्दों में। अगला क्वेश्चन है, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? तो अर्ध स्वर य व को कहा जाता है, य और व को कहा जाता है अर्ध स्वर। तो यह क्वेश्चन प्रश्न संख्या 60 इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।